मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, इंटरव्यू के इस सेशन नंबर 9 में आपका स्वागत है। निश्चित रूप से अलग अलग कैंडिडेट्स के द्वारा कॉल किए जा रहे हैं और उन्हें ये सारे सेशन काफ़ी पसंद आ रहे हैं और उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है। ठीक है, जितना मैं दे रहा हूँ वहाँ पर मटेरियल निश्चित रूप से यूट्यूब पर देना सारे को संभव नहीं हो पा रहा है समय के अभाव के चलते, लेकिन एक डायरेक्शन जरूर मिल रहा है। जिनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, इंटरव्यू के नाम से डर लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, निश्चित रूप से आप इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन जल्द से जल्द कीजिए, लेट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि फी जो है बहुत कम रखा गया है, नॉमिनल है। दूसरी ओर एक समस्या मैं अभी भी देख रहा हूँ, दुविधा वाले, बाउंड्री लाइन वाले, बहुत लोगों को लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें। ठीक है, पहला जो प्रश्न है, होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस प्रश्न के पीछे भागना छोड़िए। ठीक है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ठीक है, ना आपके पास है, ना किसी और के पास है, यहाँ तक कि शायद जेपीएससी को भी पता नहीं है। ठीक है, आप कैसा लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, आप खुद से आकलन बहुत दिन कर लिए, अब करना बंद कीजिए, अब आयोग को आकलन करने दीजिए। हो सकता है बाकी लोगों से आपने अच्छा लिख दिया हो। ठीक है, फिर इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, उसके बाद समय नहीं मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न है, तैयारी करें या ना करें, निश्चित रूप से कीजिए, थोड़ा भी आपका संभावना है तो, है ना, इसमें पीछे नहीं हटना है, यह बेहतर निर्णय होगा आपके लिए। सिंपल सा चीज़ है। चलिए, आज जो कुछ विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले ये जानकर आपको खुशी होगी कि जो भी तैयारी कराई जा रही है इंटरव्यू प्रोग्राम के तहत जेपीएससी के लिए, जैसा कि आपको पता है आईएएस के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और जितनी भी तैयारी कराई गई है, आश्चर्यजनक रूप से वहाँ के कैंडिडेट से भी यही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस यहाँ पर जेपी अधिकारी जेएस क्यों बनना चाहते हैं, डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, वहाँ पर आईएएस वगैरह क्यों बनना चाहते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैंने नोट्स दिए हैं वो भी लगभग वहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापार से संबंधित हो, रूस यूक्रेन से संबंधित हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, उस सारे के सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से अब अगर आप तैयारी करके इस तरीके के प्रश्नों के टॉपिक्स को जाएंगे, वहाँ पर अपने आप को काफ़ी ईजी फील करेंगे। ठीक है, दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, ठीक है, कई बार ऐसा आपका होता है ना, कि किसी प्रश्न के उत्तर आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अक्सर बताया जाता है कि चलिए सॉरी बोल दीजिए, एक ऑप्शन है। आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं तो बता ही चुका हूं कि सॉरी आप बोल सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। लेकिन तर्क वाले प्रश्नों में जिसके उत्तर हो सकते हैं, आपके जीवन से संबंधित हो, आपके विचार से संबंधित हो, कि विचार आपको देना है, कुछ सुझाव देना है, यहाँ पर सॉरी नहीं चलेगा। खैर, जहाँ सॉरी चलेगा, ठीक है, उसका क्या कोई विकल्प भी हो सकता है या सिर्फ एकमात्र सॉरी ही बोलना है? ठीक है, तो विकल्प है ना। यहाँ 3 विकल्प पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला विकल्प है, सर मैं इसका उत्तर नहीं जानता, सॉरी सर मैं इसका उत्तर नहीं जानता, ये बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ सॉरी की जगह थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सॉरी सर मुझे पता तो है इसका आंसर, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं है, शायद इसके उत्तर के साथ मैं जस्टिस नहीं कर सकूं। ठीक है, तीसरा जो आपका उत्तर होगा, ठीक है, थोड़ा अलग हटके है सॉरी की जगह। ठीक है, कि सर इसका उत्तर तो पूरी तरह से मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं प्रयास कर सकता हूँ, ये भी चलता है। ये कब चलेगा? जब आपको लगता हो कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से इजाज़त मांग करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर 70-80% आप कंफर्मेशन आपका उत्तर हो तो सॉरी बोलने से शायद यहाँ पर बच जाएंगे। आपका प्रयास जो है इसके माध्यम से बोर्ड के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, यह प्लस पॉइंट्स आपके लिए हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ, कब से कब तक के पूछे जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न भी उठता है। ठीक है, इसका भी टेंशन नहीं लेना है। जिस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में आप जानते हैं कि पिछले 1 वर्षों के करंट अफेयर्स अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अब पहले वाले भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में,
ठीक है। शायद पिछले 1-2 माह में जो बहुत ही चर्चित हैं, यहाँ तक कि उस दिन सुबह भी कुछ घटना हुआ है, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें तो निश्चित रूप से पिछले 1-2 माह का जो अभी वर्तमान में मैं करा रहा हूँ, उसके साथ साथ जो कराने वाला हूँ, है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में हर दिन नई नई घटनाएं जुड़ती रहती हैं, ठीक है। तो उस दिन सुबह तक का करंट अफेयर्स आपके लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पिछले 1 मंथ का, है ना, क्योंकि टॉप ऑफ माइंड कहा जाता है जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के टॉप ऑफ माइंड्स में, यानी कि उनके दिमाग में वो सब नाचते रहते हैं जो इन्होंने हाल फिलहाल में सुना हो, पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका पर्सनालिटी का चेक करना है, इसलिए उसी के माध्यम से चेक कर लेते हैं। एक और कन्फ्यूजन उठ रहा है वैकल्पिक विषय, जो ऑनर्स पेपर हुआ, बैचलर का विषय हुआ, उससे प्रश्न रहे, उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट, ठीक है। डरने की बात नहीं है। देखिए, झारखंड का जो इंटरव्यू है वो अन्य स्टेट के जो सर्विस कमीशन है उनके इंटरव्यू से कुछ अलग होगा, है ना, यूपीएससी से कुछ अलग होगा इस मामले में, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर पहला आपको इस समझ, वैकल्पिक या ऑप्शनल विषय, वैकल्पिक या ऑप्शनल विषय का प्रावधान यहाँ 5वीं जेपीएससी तक था, है ना, उसके बाद उसकी जगह साहित्य विषय को प्रतिस्थापित किया गया है। वैकल्पिक विषय में क्या होते थे, साहित्य हो सकते थे, लोक प्रशासन, एलएसडब्ल्यू, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो सकते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी हो सकते थे, किसी 2 का चयन करना था, है ना। आज भी अन्य आयोगों में, चाहे बिहार हो, यूपी हो, या फिर यूपीएससी क्यों ना हो, ठीक है, सारे आयोगों में एकक वैकल्पिक विषय की व्यवस्था है, ठीक है। अब यहाँ के इंटरव्यू की तुलना वहाँ के इंटरव्यू से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट जो हैं वैकल्पिक विषय को पढ़े हुए रहते हैं अपने मुख्य परीक्षा के लिए, इसलिए वहाँ पर प्रश्न रहते हैं। अब यहाँ पर बैचलर का विषय आता है, ठीक है। बैचलर के विषय, आपने बैचलर क्या चीज़ से किया है, ठीक है, वो अगर आपने करंट में किया हुआ है पिछले 1-2 साल में तो चलिए कोई मतलब बनता है, लेकिन बहुत पहले आपने किया है, अच्छा खासा गैपिंग हो गया है ना, तो वहाँ के प्रश्नों में आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसका जो है सिंपल केवल तैयारी करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बोर्ड के द्वारा अगर यह जानकारी आप किसी माध्यम से पहुंचा सकें, ठीक है, कि जो हमारा गैपिंग है वो काफ़ी हो चुका है और उस विषय से अपने करियर के क्षेत्र में उस विषय को कम महत्व मैंने दिया है, ठीक है, इट मीन्स वो बहुत दिनों से मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। पहला ये आपके पक्ष से होगा, दूसरा इंटरव्यू बोर्ड की ओर से उन्हें भी पता है कि वैकल्पिक विषय को इसने इस आयोग के परीक्षाओं के लिए नहीं रखा है, हो सकता है कि लंबा गैपिंग हो, तो ऐसा नहीं कि वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए बाकी आयोगों से जो आपके बैचलर में जो भी आपने किया है ऑनर्स वगैरह, उस संदर्भ में टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, एक एवरेज तैयारी, थ्योरी वगैरह सब थोड़ा बहुत समझ लीजिए, उतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आज जिस मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें पहला जो हमने चुना है बंधु तिर्की का जो मामला है, ठीक है, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था और वह सिद्ध हो चुका है। उन्हें 3 साल की सज़ा दी गई है इस मामले में सीबीआई कोर्ट के द्वारा, और 3 लाख रुपए जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। अगर वह जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 महीना अतिरिक्त सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। इस संदर्भ में ध्यान दीजिए कि जो बंधु तिर्की के वकील थे उन्होंने क्लियर कहा, ठीक है, कि चूंकि 6.5 लाख रुपए के आसपास से आय से अधिक संपत्ति का पता चला है, तो चूंकि भ्रष्टाचार छोटा सा है तो 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया जाए, है ना। तब सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा कहना था भ्रष्टाचार छोटा या बड़ा नहीं होता, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। हालांकि हाई कोर्ट के बाद पास जो है अपील करने की संभावना इनके पास बची हुई है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है। लेकिन जो आज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लागू हुआ था, उसमें एक धारा था 8(4), उसमें पहले ये प्रावधान था क्लियर कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि पर यानी कि सांसद विधायक पर कुछ ऐसा आरोप लगता है जिसमें 2 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन
अगर वह अपील में चला जाता है, मान लीजिए निचली अदालत जैसे सीबीआई कोर्ट के द्वारा दिया गया, उसके विरुद्ध हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अपील में चले गए और फिर सुनवाई हो रहा है, तो सुनवाई के दौरान जो है उनकी सदस्यता बची रहेगी जब तक कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ न जाए, अगर वहाँ भी अपील जाता है तो। ठीक है, यानी कि एक बार सज़ा भी मिल जाता है 2 साल से अधिक का निचली अदालत के द्वारा भी, तो अपील के बल पर पहले के जनप्रतिनिधि बचे हुए रहते थे। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थी लिली थॉमस, ठीक है, और एक एनजीओ लोक प्रहरी नाम का एक एनजीओ था, उसके जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4), याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह धारा जो है पूरी तरह से अवैध है ना। 2 साल या अधिक की सज़ा जैसे ही मिलती है, ठीक है, तुरंत जो है ऐसे जनप्रतिनिधि अपनी सदस्यता खो बैठेंगे विधानसभा या संसद से। क्लियर, इस चीज़ को पूरा आदेश क्लियरली दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इतना ही नहीं, जब तक वो जेल में रहेंगे वोटिंग का अधिकार भी नहीं होगा और अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके लिए सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष इत्यादि की जरूरत नहीं होगी कि उनका कंसेंट मिलना जरूरी है। हालांकि हस्ताक्षर होता है ना, क्योंकि उनको हटाया जा रहा है एक मेंबर को, तो उनका तो हस्ताक्षर होगा ही। ठीक है, अब बंधु तिर्की के मामले में अब आप समझ गए होंगे पहला चीज़ कि 1 साल की डिमांड क्यों की गई थी वकील के द्वारा। अगर 1 साल की सज़ा दी जाती तो उनकी सदस्यता जो है बच जाती, लेकिन 3 साल का सज़ा मिला तो उनका सदस्यता जो है स्वतः ही समाप्त हो गया है। आज आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी क्या किया है कि जो इस संदर्भ में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, जो भी उनकी ओर से करना था। समझ गए ना। तब यहाँ से आपका उनके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट। ठीक है, बेल तो हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन सदस्यता वापस नहीं आएगी। अब कैसे आएगी सदस्यता, क्या कुछ संभावना है? ठीक है, एक संभावना बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी निर्णय में कहा था कि जैसे ही निचली अदालत के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, सदस्यता तो तुरंत समाप्त हो, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मामला जब हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, तो फिर से सदस्यता बहाल भी हो जाएगी। क्लियर, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर प्रश्न आपके रह सकते हैं बंधु तिर्की के मामले से संबंधित प्रश्न, तो माननीय बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है कि बंधु तिर्की की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता क्यों निलंबित हो गई। ठीक है, दूसरा ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसके संवैधानिक पहलू क्या है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनने वाला है आपके आगामी इंटरव्यू के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्पेशली मैंने सोचा था कि रूस यूक्रेन पर चर्चा कर दूं, लेकिन उसका डिटेल नोट्स दिया जा चुका है। ठीक है, तो पड़ोसी देश जो हमारा है उस पर ही चर्चा कर देते हैं आज, फिर कभी उस पर करेंगे। ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका में आपको पता है कि आर्थिक संकट गहरा गया है। भारत के 2 पड़ोसी देश एक जगह, जो आपका पाकिस्तान है वो राजनीतिक संकट से घिरा हुआ है और श्रीलंका जो है आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। ठीक है, भले ही संकट की प्रकृति अलग अलग हो, लेकिन एक समानता दोनों में है कि दोनों चीन के शिकार हुए हैं वास्तव में। ठीक है, श्रीलंका के मामला को ही देखें या पाकिस्तान के, तो इसमें समानता यह है, दोनों में चीन ने भारी निवेश किया। चीन की दृष्टि, कुदृष्टि जहाँ जहाँ पड़ गई, जहाँ जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, ऐसे देश में आर्थिक संकट आए हैं। अफ्रीका के कई कंट्रीज का हाल आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो श्रीलंका के मामले में चाइना ने इतना अधिक कर्ज दिया है, ठीक है, कि अब चाइना जो है श्रीलंका जो है अब लौटाने की स्थिति में नहीं रहा है। तो अगर कारण पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के क्या क्या कारण हैं, है ना, पहला ये प्रश्न रह सकता है सिंपल सा, चीन को सबसे ऊपर रखिएगा। ठीक है, चीन का अनियंत्रित निवेश को जो प्रोत्साहन दिया गया, भारत के चेतावनी के बावजूद प्रोत्साहन दिया गया श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा,
यह आर्थिक संकट का मूल बना है। बाकी तो कारण जो भी है, कोरोना के कारण प्रॉब्लम्स आया, वो सब अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन ये जो चीनी निवेश है और अत्यधिक कर्ज लेना, ये टॉप पर रखिएगा। सेकंड में आपको रखना है जो वहाँ पर वंशवाद की राजनीति चल रही है, सर्वोच्च पदों पर 3-4 भाई के साथ साथ उनके अगले पीढ़ी के भी मिला दीजिएगा तो राजपक्षे परिवार का लगभग 7 मेंबर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, श्रीलंका के सर्वोच्च पदों पर, ठीक है। और मनमाने तरीके से कर्ज ले रहे हैं, समझ गए ना। अब इस स्थिति में जब आर्थिक संकट आया है तो सामानों की भारी किल्लत हो गई है, डीजल पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई है। आपको पता ही होगा कि हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए चाइना को सौंप दिया गया है, ठीक है, जबकि भारत की इस पर कड़ी आपत्ति थी। तो इस स्थिति में अगला प्रश्न जो आपका रह सकता है कारण के साथ कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, सकारात्मक रहना है इस प्रश्न के उत्तर में। आप बोल सकते हैं कि सर, श्रीलंका हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और हिंद महासागर के भू रणनीतिक दृष्टिकोण से श्रीलंका का हमारे लिए काफ़ी महत्व है। भारत के लिए यह एक सुअवसर है, ठीक है, कि श्रीलंका जो कि चोट खाया हुआ है चाइना से, उसे अपने पक्ष में कर सके। और निश्चित रूप से भारत अपनी इस भूमिका को पूरी तरह से निर्वाह कर रहा है और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते निश्चित रूप से श्रीलंका को पूरी तरह से सहायता करना भारत का भी कर्तव्य है, ठीक है। अब फिर से प्रश्न आएगा कि भारत ने क्या क्या किया है ना, तो इसकी भी हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भारत के द्वारा रसद की आपूर्ति की गई है, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की गई है और $1 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब नया वर्ड आ जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट, पक्का जो है वो पूछेगा। नहीं जानते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट तो सिंपल बोलिए ऋण दिया गया है। जानते हैं अगर आप लाइन ऑफ क्रेडिट, मैं बताता हूँ ना बार बार, इंटरव्यू बोर्ड को अपने अनुसार चलाइए, इसी तरीके से चलाया जाता है ना, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे दे करके समझा रहा हूँ। अब जब आप बोलेंगे कि $1 अरब की ऋण दे दी गई है तो अगला प्रश्न की ओर हो सकता है बोर्ड चला जाए। आप बोलेंगे $1 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है तो लाइन ऑफ क्रेडिट आपसे पूछा जाएगा, आप यही चाहते थे, है ना। क्यों चाहते थे? क्योंकि आपको पता था, ठीक है। अब वो पूछेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट और ऋण में क्या अंतर है बताओ, है ना। या फिर और अगर व्यापक के रूप में हो जाते हैं तो बोलेंगे ऋण, सहायता, अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या अंतर है, चलिए बताइए। कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ऋण जो आपको एक शुरुआत करना है कि सर ऋण जो होता है उस पर ब्याज थोड़े से नॉर्मल लगते हैं, मार्केट रेट के अनुसार लगते हैं, है ना, यानी कि अधिक होते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात कीजिए, सहायता राशि ये भी प्रश्न रह सकता है, क्या सहायता राशि लौटाना जरूरी है? एकदम जरूरी है। सहायता राशि का अर्थ होता है 0% ऋण पर दिया गया ऋण, 0% ब्याज पर दिया गया ऋण या फिर कम ब्याज दर पर दिया गया ऋण। सहायता राशि असिस्टेंस का अर्थ ये नहीं होता है कि एकदम फ्री में ग्रांट टाइप का, अनुदान टाइप का मिल गया। तीसरा आता है अनुदान। अनुदान वास्तव में एक पक्षीय होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रदान करते हैं अनुदान। ये विशेष परिस्थितियों में, कुछ इमरजेंसी केसेस में प्रदान किया जाता है ना, इसको वापस नहीं लिया जाता है। चौथा जो है लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट इट मीन्स जो है कि ऐसा ऋण, ठीक है, जैसे $1 अरब का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने श्रीलंका को इस संकट में दिया है, जो आर्थिक संकट में वो फंसा हुआ है, ठीक है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि $1 अरब जो है एक बार में नहीं दिया जाएगा। ऋण जो है एक बार में दिया जाता है, ये निश्चित अवधि में दिया जाएगा, है ना, जिसमें श्रीलंका सरकार का अधिकार होगा कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर इस $1 अरब का प्रयोग कर सके, एक बार उनको नहीं मिलेगा। यानी कि एक फिक्स सीमा कर दिया गया, लाइन बना दिया गया कि $1 अरब तक आप यूज कर सकते हैं, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल में, ठीक है। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये भी प्रश्न आ सकता है ना, कि LOC जो आर्थिक क्षेत्र का LOC है, ऋण क्षेत्र का, और भौगोलिक क्षेत्र का LOC में क्या डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है ना, वो तो जानते ही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर दो देशों की सेनाएं
किसी कारणवश युद्ध करने के दौरान रुक जाती हैं। हालांकि एलओसी का मान्यता दोनों देशों के द्वारा नहीं होता है ना, इसे इंटरनेशनल लाइन नहीं कहा जा सकता। इंटरव्यू फिर जा सकता है इंटरनेशनल लाइन एलओसी में क्या डिफरेंस है। देखिए कैसे बढ़ता है इंटरव्यू, इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैंने एक झारखंड के मुद्दे पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बंधु तिर्की का मुद्दा है ना, उस पर चर्चा की है। एक बाबूलाल मरांडी का जो विपक्ष का नेता है वो भी नोट्स में प्रदान कर दूंगा आज, है ना। हालांकि आज समय नहीं है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। दूसरा जो है श्रीलंका संकट पर, आप लोग पाकिस्तान संकट पर भी चर्चा कर सकते हैं और नेपाल भारत के संबंध पर भी कर सकते हैं कि किस प्रकार श्रीलंका और पाकिस्तान में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं उंगली उठ रहा है चाइना पर। तो नेपाल जो चाइना की गोद में बैठने का कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें जो हैं अचानक खुल गई हैं, ठीक है। और जब आंखें खुली तो सीधे भारत की ओर पदार्पण हुआ है वहाँ के पीएम का, ठीक है। बहुत ही सकारात्मक अंदाज में इस बार पीएम के साथ उनकी वार्ता हुई है। वो समझ गए कि भारत जो है सच्चा दोस्त है, ठीक है। और चीन जो है सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश को अपने पंजे में लेता है, ठीक है। और जो उसके पंजे में पकड़ाया वह बर्बाद हो जाता है। क्लियर। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का विलय हुआ है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, इस पर भी नज़र बनाए रखेंगे। ओके, चूँकि इकोनॉमिक्स आपका बैंकिंग सुधार जो है इकोनॉमिक्स में है, तो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड का जो विलय हुआ है उस पर आपको दृष्टि रखना है। एचडीएफसी बैंक तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मल है, जहाँ तहाँ दिखता है, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड पर ध्यान नहीं गया होगा। ये वास्तव में हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग लोन देती है ना। ये दोनों बैंक अब जब विलय हो गए हैं तो इनकी कुल पूंजी जो है अब 25 लाख करोड़ रुपए हो गई है और यह देश का सबसे बड़ा निजी बैंक बन गया है। और एचडीएफसी लिमिटेड के जो भी शेयरधारक थे, है ना, तो उनके 42 शेयरों के बदले अब जो कंबाइंड एचडीएफसी बैंक कहलाएगा उसके 25 शेयर उनको प्रदान कर दिए जाएंगे। और जो टोटल जो नया कंपनी बनेगा एचडीएफसी बैंक, है ना, उसमें एचडीएफसी लिमिटेड का जो हिस्सेदारी होगा वह लगभग 41% होगा। इससे एचडीएफसी बैंक के सभी ग्राहकों को अच्छा खासा लाभ होगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उन्हें मिलने लगेगी। ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। प्रश्न तो यही सब बनेगा, है ना, और भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और जो भी 11वें जेपीएससी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या सीजीएल पेपर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, निश्चित रूप से मुझसे जुड़ सकते हैं। अल्प शुल्क, न्यूनतम शुल्क पर वहाँ पर उत्कृष्ट गुणवत्ता उपलब्ध कराई जा रही है, इसका लाभ उठाइए। इस चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।